नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक अग्रहरी। आप देख रहे हैं पूर्वांचल नेटवर्क न्यूज। आज हम बात करेंगे एक अहम विषय पर जिसका नाम है साइबर अपराध। साइबर अपराध और कानूनी जानकारी और कानूनी सलाह हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं शहर की मशहूर एडवोकेट मनीष चौबे जी। आपसे जानेंगे कि सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि साइबर क्राइम क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। धन्यवाद अभिषेक जी। आपके दर्शकों को सबसे पहले हमारा नमस्कार। और देखिए, आज जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम लोग बातचीत करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, वह मुद्दा वास्तव में स्थानीय मुद्दा नहीं है और अपराध का यह जो क्षेत्र है इसका बहुत वाइड एस्पेक्ट है। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिधि का अपराध है। इसी कोई एक टेरिटरी नहीं है जो स्थानीय प्रवृत्ति की हो। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, संक्षेप में कहें तो वैश्विक स्तर पे इस अपराध की प्रभावपादकता है। इसकी अपनी एक गंभीरता कहें, वह गंभीरता विशद है। अब आप देखिए, आम जन इस साइबर अपराध से पीड़ित है और साइबर अपराध की जो परिभाषा है, वह जो इसका कानूनी एस्पेक्ट है वह तो अलग है। आप यह तकनीकी बिंदु में न समझ के उसको एक सामान्य बोलचाल की भाषा में आप समझें कि तकनीक के आधारित जो भी हस्तक्षेप है, जो अवांछित है, वही साइबर अपराध है। आप इसको एक छोटे से उदाहरण से समझें। मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप में तमाम सारे प्रोग्रामिंग्स हैं और वह मानव कल्याण के लिए निर्मित हैं। जब कभी भी कोई आदमी कोई ऐसी भी अवांछित गतिविधियां करता है जिससे वह उसकी ख्याति, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस और उसकी जो राइट्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं, तो हम इसको साइबर अपराध की श्रेणी में ले आते हैं। लोग क्या क्या गलतियां कर देते हैं कि इस अपराध में फंस जाते हैं? देखिए, साइबर अपराध का तो कई कारण है। ये संक्षेप में अगर कहा जाए तो जानकारी न होना, यानी इस संबंध में जानकारी न होना ही साइबर अपराध का मुख्य कारण है। अब आप देखिए, हम और आप प्रतिदिन कोई न कोई टेक्नोलॉजी आधारित सेवाओं का प्रयोग करते हैं, चाहे वह मोबाइल के रूप में हो, चाहे वह इंटरनेट के रूप में हो, चाहे वह लैपटॉप पे आधारित प्रोग्रामिंग हो, या चाहे वह एक एप्लीकेशन की यूज में हो। आज हमारी जितनी भी जीवन की आर्थिक गतिविधियां हैं वह कहीं न कहीं इन्हीं टेक्नोलॉजी के आधारित हैं। अब आप सामान्य सी भाषा में समझें कि सरकार ने अपनी प्रमुख योजनाओं के तहत हर अकाउंट को आधार से जोड़ दिया है, कहीं न कहीं आधार को पैन से जोड़ दिया गया है और सारी जो व्यवस्थाएं हैं वह कहीं न कहीं या टेक्नोलॉजी बेस हैं। सारे जो डेटा हैं वह डेटा पे जो इंफॉर्मेशंस हैं वह एक जगह संरक्षित कर लिए गए हैं। साइबर क्रिमिनल्स इसी का लाभ उठाते हैं और आपके जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा है उनका दुरुपयोग करते हैं और दुरुपयोग करने के बाद फाइनेंशियल ठगी, जो फाइनेंशियल चीटिंग्स हैं, उसको अंजाम दिया जाता है। अब आप देखिए, सामान्य सा घटनाक्रम है। फोन आता है, फोन आने के बाद ये कहा जाता है कि मैं फला बैंक मैनेजर बोल रहा हूं या फला बैंक से बोल रहा हूं, आपका एटीएम कार्ड रिन्यू करना है और जो कल खत्म हो जा रहा है और आपका ये एटीएम कार्ड अगर रिन्यू नहीं होगा तो आप किसी तरह का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। जो आदमी है वो घबराहट में आ जाता है कि अब हमारा एटीएम कार्ड रिन्यू होना है, लड़का हमारा बॉम्बे गया हुआ है, लड़का हमारा गोरखपुर में या लखनऊ में या दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है, तो पैसा कैसे प्राप्त करेगा। इसी चक्कर में वह कहता है कि ओटीपी जाएगा, साइबर क्रिमिनल्स कहता है ओटीपी जाएगा, आपको उस ओटीपी को डिस्क्लोज करना है, बताना है। सामान्य जो भोला भाला जो नागरिक है और जैसे ही ओटीपी बताता है उसके सारे फाइनेंशियल्स जो इंफॉर्मेशंस हैं उसके पास डिस्क्लोज होते हैं और वहीं से उसका पूरा अकाउंट साफ हो जाता है। अगर फ्रॉड हो जाए तो कौन सा पहला कदम उठाए और पुलिस का इस पे क्या रोल है? देखिए अभिषेक जी, केंद्र सरकार ने इस संबंध में गाइडलाइंस जारी किए हैं। पहले तो यह व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब पुलिस जो है बहुत प्रभावी कदम उठा रही है इस संबंध में। और अगर आपने ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कर दिया है तो 48 घंटे के भीतर तमाम पैसों की बरामदगी भी हो जा रही है। यह एक प्रभावी रोल है। लेकिन साइबर क्रिमिनल्स इतने होशियार होते हैं, इतने पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी
वर्ग से वो बिलोंग करते हैं कि उनकी क्षमता, उनका बौद्धिक स्तर वह बहुत उच्च स्तर का होता है। जांच एजेंसियां, जैसे जब कोई अपराध कारित होता है तो अपराध कारित होने के बाद पहला जो कदम होता है वह एफआईआर का होता है। और जैसे ही एक आदमी जो पढ़ा लिखा है, जो जानकार है, वो एफआईआर करने के लिए जब स्थानीय थाने पे जाता है तो स्थानीय थाने की पुलिस किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में होती है। वो आईटी एक्ट के अंतर्गत अपराध तो लिख लेती है, लेकिन उसका विवेचना करना उसके लिए बहुत ही कठिन और दुरूह है। सर, आईटी एक्ट की आपने बात की, तो आईटी एक्ट 2000 क्या है? देखिए, साइबर जो क्रिमिनल्स थे, साइबर क्रिमिनल्स पे एक प्रभावी लगाम लगाने के लिए और साइबर जो क्रिमिनल्स हैं जो क्राइम को अंजाम देते हैं उसके तरीके पे, उसके जो काम करने का, जो उसके अपराध करने का जो तरीका था, उस तरीके के आधार पे साइबर क्रिमिनल्स के जो एक्ट हैं उसको डिफाइन किए गए। और साइबर क्राइम्स उन्हीं डिफिनीशंस के आधार पर, जैसे साइबर क्राइम में सबसे बड़ी समस्या यह है कि अलग अलग बार अलग अलग तरीके का अपराध होता है, जैसे वेब जैकिंग, डिफॉर्मेशन, डेटा ड्यूडिंग, तमाम सारे जो है ईमेल बॉम्बिंग, ये सब काइंड्स ऑफ साइबर क्राइम्स हैं। तो उन साइबर क्राइम्स के जो काइंड्स हैं, जब स्थानीय पुलिस के पास हम अपना प्रार्थना पत्र और अपना एफआईआर लेके जाते हैं, वह तो आईटी एक्ट के तहत अपने जो मुकदमे तो दर्ज कर लेती है, लेकिन मुकदमा दर्ज करने से बहुत कोई जो है बात बनने वाली नहीं है। सबसे बड़ी चीज तो ये आती है कि हमको जब किसी भी अपराध का न्यायालय में ट्रायल होगा तो न्यायालय जो है साक्ष्य और सबूत, जो एविडेंस होंगे, जो लीड करेंगे, उसका कलेक्शन महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि यह अपराध वैश्विक स्तर का है। इंग्लैंड में बैठा हुआ एक आदमी, ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ एक आदमी, नीदरलैंड में बैठा हुआ एक आदमी जो महाराजगंज जिले या गोरखपुर जिले में रहने वाले आदमियों के साथ ठगी करता है, तो उसके संबंध में डेटा का कलेक्शन, साक्ष्यों का संकलन, यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसीलिए साइबर अपराधी हमेशा कानून की पहुंच से बाहर होते हैं। इसके लिए प्रभावी उपाय तभी है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वैश्विक स्तर पे ट्रीटीज हो और हम उन क्रिमिनल्स तक अपनी पहुंच को बना सकें।